यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम अपनी एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। क्लास 6 की साइंस को हम कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो इसमें जो जो हमारे लिए मेन टॉपिक आपका है वे सब हम इसमें कवर कर रहे हैं। जो मेन चीज़ आपकी है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चल रहे हैं एनसीईआरटी में। तो इसमें जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं हम चैप्टर 14 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 14 चैप्टर तक हमने पढ़ लिया है, डिस्कशन अपना कर लिया है। आज हम 15 चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे। जो 15 चैप्टर हमारा इसका नाम है हमारे चारों ओर वायु, यानी जो हमारे चारों तरफ यानी अराउंड जो हमारे चारों तरफ जो अराउंडिंग है सराउंडिंग जो है उसमें क्या वायु का इसमें देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो वायु है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हमारे चारों ओर वायु है। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको जो सारी क्लासेस जो आपको है क्लास 6 की जो साइंस एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से जाकर आप अपनी जो क्लासेस है वो देख सकते हैं। पूरे सारे जो आपको चैप्टर है वो वहीं पर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके आज का यानी 14 चैप्टर तक आपको वहीं पर आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब अपने पहला जो आप चैप्टर है चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर वायु। चलिए चैप्टर जो 15 है हमारा चैप्टर 15 है हमारे चारों ओर वायु। तो जो हमारे चारों ओर जो वायु है हवा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आप पहला जो हमारा टॉपिक आता है हमारे चारों ओर वायु का पहला टॉपिक है हमें क्या आपने कभी वायु को देखा है, यानी आपने कभी जो वायु है हवा है जो एयर है उसको कभी देखा है। तो जो चैप्टर 9 आपने पढ़ा था चैप्टर 9 में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो जीव है उनको वायु की आवश्यकता होती है। तो जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, यानी जीने के लिए सांस लेने के लिए उनके जो वायु है या इसकी जो है आपको वायु की भी इसमें आवश्यकता आपकी रहती है। तो चलिए अब इसके एक एक इसमें पॉइंट देखते हैं। तो क्या आपने जो कभी वायु देखी है, पहला पॉइंट इसमें आता है सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। तो सभी जीव है उनको जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो नीड रहती है वो वायु की नीड रहती है। अगला पॉइंट है निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। तो ये भी तय है कि जो वायु की उपस्थिति है वायु की जो प्रेजेंस का हमें पता चला उसका भी कई तरीके से हमें ये अनुभव हुआ होगा। उस तरह से हमने जो फील किया है तो निश्चय ही इसकी जो प्रेजेंस हमें पता चली। आगे है नेक्स्ट पॉइंट आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की आप कब अनुभव यानी जब फील आपको जो आप देखते हो कब देखते हो जब पेड़ों की जो पत्तियां है वो खड़खड़ाती है। जो पेड़ों की पत्तियां है वो क्या करते हैं खड़खड़ाती है। या जब आप कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। जो कपड़े होते हैं जब आप कपड़े सुखाने के लिए तार पर जो आप डालते हो तो उस जब कपड़े आपके जो हिलते हैं जब हवा चलती है तो कपड़े क्या होते हैं हिलते हैं। तो उसी तरह तभी आपको अनुभव होता है कि जो वायु यानी वायु का आपको तब पता चलता है। अगला पॉइंट है पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगता है। जैसे पंखे में आप जब पंखा यानी जब फैन आपका होता है जब फैन आप ओपन रखते हो फैन आपका चालू रहता है तो उसके नीचे जो बुक आपकी रखी होती है वो उसके क्या जब बुक जो आपकी ओपन रखी हुई होगी तो उसके जो पेज होते हैं जो पृष्ठ आपके होते हैं जो पेज होते हैं वो क्या करते हैं आवाज़ करने लगते हैं। यानी पेज जो है वो अपने आप ही बदलते रहते हैं हवा की वजह से, यानी पेजों की आवाज़ आपको आने लगती है। अगला पॉइंट है वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। तो अगर वायु जैसे आपने देखा भी होगा जब जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के लिए के भी क्या हमें पता यानी जिस तरफ की हवा होती है उसी तरफ क्या जो पतंग आपके होते हैं जो काइट होते हैं वो उड़ती है तो आसमान में। तो इसलिए आपने चेक भी किया होगा कि जब आप पतंग उड़ाते हैं कि हवा की दर क्या है तभी उसी साइड क्या आप जो पतंग है वो आपकी उड़ती है। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावित होती है। तो निष्पावन की जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस आपका निष्पावन का है वो भी आपको जो हवा चलती रहेगी यानी बहती हवा में जब हवा जो होगी वो आएगी हवा का झोंका रहता है तभी वो ज़्यादा इफेक्ट डाल पाती है। नेक्स्ट अब आता है तूफानों के समय क्या होता है वायु बहुत तेज गति से चलते हैं। जब तूफान आते हैं तो तूफान के टाइम पर क्या होता है जो हवा होती है वो भी बहुत तेजी से चलती है।
कभी कभार तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कभी कभी जो हवा होती है, वायु जो होती है, हवा जो होती है, इतनी तेजी से आती है कि जो पेड़ लगे हुए होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छतों के ऊपरी हिस्से को भी उड़ा कर ले जाती है। जो जिसकी छत, जो कच्ची छत आपकी होती है, उन्हें भी क्या कर लेती है, उड़ा ले जाती है। चलिए आगे है अब आपका साधारण फिरकी बनाना। तो साधारण फिरकी बनाना, फिरकी आपने मोस्टली सभी बच्चों ने, जो फिरकी होती है जब उसे हाथ में लेके हम चलते हैं, यानी हल्के सा इधर उधर करते हैं या फिर चलते हैं तो वो फिरकी चलने लगती है। तो ये फिरकी वाली चीज़, तो जो फिरकी है ये सभी ने अपने देखा होगा, यानी आपने इससे खेला होगा। तो फिरकी तो सभी ने देखी होगी। चलिए आगे देखते हैं किस तरह की फिरकी होती है। पहले फिरकी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये होती है फिरकी, जिसमें एक पंखे की तरह का आपका लगा हुआ होता है और ये क्या होता है, नीचे इसकी डंडी होती है। जब इसे हम हाथ में रखते हैं तो हाथ में रखने के बाद जब हम इसे लेके हल्का सा दौड़ते हैं तो ये अपने आप ही क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। यानी अपने आप ही जैसे फैन चलता है, घूमता है, उसी तरह जो फिरकी होती है ये चलने लगती है। या फिर इसे आप हाथ में लेके इधर उधर हिला दो तब भी ये क्या करने लगते हैं, चलने लगती है। तो इसी तरह इसी फिरकी की इसमें बात की गई है। और एक ये आपकी फिरकी ये होता है, ये आपकी फिरकी है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई गई है, फिरकी आपकी दिखाई गई है। ये काइट आपकी है और ये आपकी है फिरकी। ये क्या है, फिरकी। तो इस तरह की फिरकी की बात की गई है, जिसमें एक पंखे की तरह की आपका होता है और नीचे एक डंडी लगी हुई होती है। जब हम इसे लेके हल्का सा दौड़ते हैं, हल्का सा चलने लगते हैं तो ये फिरकी जो होती है ये अपने आप ही घूमना शुरू कर देती है। इसी तरह आपका एक वात सूचक होता है। ये वात सूचक जो मुर्गे कसे का आपका होता है, ये वात सूचक की बात, ये क्या होता है, ये एक वात सूचक है। तो ये भी क्या होता है, जब वात सूचक जो है ये भी घूमता हुआ आपने देखा होगा तो ये उस दिशा में रुक जाता है, जिसमें जहाँ पर जो वायु होती है, वहाँ जहाँ पर वायु होती है उसी स्थान पर क्या होता है, ये चल रही होती है। तो उसी स्थान पर ये वायु चल रही होती है। जब ये उस दिशा में रुक जाता है तो उसी डायरेक्शन में ये रुक जाता है, ये होता है वात सूचक। चलिए अब इसके जो पॉइंट होते हैं एक एक करके इसके पॉइंट देखते हैं फिरकी के बारे में। यानी फिरकी बनाना, फिरकी जो आपका है तो फिरकी होती किस तरह की है, यानी फिरकी को किस तरह आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं अब इसका एक एक पॉइंट। इसमें देखिए साधारण जो फिरकी आपको बताया, यानी जिसमें फैन की तरह के आपका होता है और नीचे एक डंडी लगी हुई होती है, उस फिरकी की इसमें बात की जो आपको फिगर दिखाई है। आगे इसमें पहला पॉइंट होता है, हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। तो फिरकी बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम एक फिरकी बनाएंगे। तो फिरकी किस तरह बनाएंगे, तो फिरकी की डंडी को आपको पकड़ना है। फिरकी की जो डंडी है उसको हमने पकड़ा और उसे खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखे। फिर उसको क्या करना है, आपको जो खुला एरिया आपका होता है, जहाँ पर खुला होता है तो उस एरिया में आपको इन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में यानी डायरेक्शन में आपको रखना है। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। फिर क्या करना है, आपको इसे थोड़ा आगे पीछे आपको करना है, मूवमेंट इसमें करानी है। फिरकी आपको घूमती हुई दिखाई देगी। फिरकी क्या होगी, घूमेगी। इसे वायु घुमा रही है, इसे या जो फिरकी आपकी घूम रही है, जो फिरकी यानी जैसे फैन आपका चलता है तो उसी तरह क्या जो फिरकी होती है वो आपकी घूमेगी। तो वो घूमते हुए यानी उसे कौन घुमा रहा है, उसे वो जो घूम रही है वो हवा की वजह से घूम रही है। जो वायु चल रही है, हवा जो चल रही है, एयर जो है, उसी की वजह से वो क्या कर रही है, घूम रही है। चलिए नेक्स्ट अब आता है वात सूचक। तो वात सूचक क्या होता है, जो अभी आपको मुर्गे की तरह का आपको दिखाई है, क्या होता है, एक वात सूचक आपका होता है। तो ये वात सूचक जो है, पहला पॉइंट, वात सूचक को घूमते हुए आपने देखा है यह उस दिशा में रुक जाता है। ये जो वात सूचक होता है ये उस डायरेक्शन में, उस दिशा में रुकता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चले। जहाँ पर वायु होगी, जहाँ पर एयर होगी, जहाँ पर हवा होती है, ये उसी स्थान पर क्या कर लेता है, अपनी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये रुक जाता है। वो तो वहाँ पर ये क्या करता है, घूमना बंद कर देता है या रुक जाता है। चलिए अगला अब आपका आता है नेक्स्ट। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या, वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। जो वायु है, जो हवा है, क्या वो हमारे चारों ओर हर जगह पर प्रेजेंट है, उपस्थित आपकी है। आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी बंद करें और इसके अंदर क्या है, तो अपनी मुट्ठी बंद करके इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है, मुट्ठी बंद करने के बाद पहला इसमें कांच, इसमें जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कांच की एक खुली हुई बोतल, खाली बोतल आपको लेनी है। जो कांच की आपकी बोतल होती है,
तो वो बोतल आपको खुली हुई बोतल इसमें लेनी है। तो खुली हुई बोतल इसमें आप ले सकते हैं, जो कांच की आपकी खुली हुई बोतल होती है, या जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आती है जो कांच में होती है वो बोतल भी आप ले सकते हो। उसके बाद इसे उल्टा आपको करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाना है। फिर जो बोतल का जो खुला हुआ मुख है, यानी जब आपने बोतल खुली हुई रखी है तो उसे उल्टा करके आपने जो खुला हुआ मुंह है वो आपको पानी से भरी हुई बाल्टी में क्या करना है? डुबोना है। जैसे आप जो मग है उसके साथ भी आपने कई बार किया होगा, तो उसी तरह यानी मग में उसमें पानी में इसको डुबाना है। पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है तो पानी जो है वो बोतल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। बोतल को थोड़ा सा आपको तिरछा, फिर क्या करना है? आपको जो बोतल है उसको आपको तिरछा करना है। तिरछा करने के बाद बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं। फिर क्या होगा? जो बोतल है उसमें से थोड़े थोड़े क्या जो बुलबुले, छोटे छोटे जो बुलबुले से होते हैं वो आपको बाहर दिखने शुरू हो जाएंगे, या बुदबुदाहट आपको सुनाई देते हैं। बुदबुदाहट यानी जो बुलबुले की जो आवाज़ होती है, जो बुदबुदाहट यानी जब आप बोतल जो उसमें कर रहे हो उसमें जो आवाज़ आती है बुदबुदाहट की, उस आवाज़ की इसमें बात कर रहे हैं। हाँ, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ आप सही है, यह वायु है जो कि बोतल में क्या थी? उपस्थित थी। बोतल में जो हवा थी वो प्रेजेंट थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। तो बोतल जो थी वो पूरी तरह से खाली नहीं थी क्योंकि उसमें क्या थी? हवा भरी हुई थी। तो उसमें क्या थी? हवा भी प्रेजेंट थी। वास्तव में इसे उलटने पर यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। जब इसे रियलिटी में क्या किया, जब हमने बोतल जो थी वो पलटी यानी उल्टी हमने बोतल की, तो उस टाइम पर यह पूरी तरह से किससे भरी थी? हवा से भरी हुई थी। जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो इसी वजह से क्या होती है? उसमें आवाज़ होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में क्या हो जाती है? बाहर आना शुरू हो जाती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। तो जब वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाएगी तो पानी क्या होगा? खाली जो बोतल है उसमें भरना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है वायु स्थान घेरते हैं। तो वायु को भी क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, एक प्लेस चाहिए। तो उसे भी वायु को भी रहने के लिए क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, एक प्लेस चाहिए। तो यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाते हैं। फिर क्या? ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों जो वायु होती है, वायु हमारे चारों ओर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला जो हमने शुरू में देखा था कि जो वायु है वो हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित रहती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो वायु है, हवा जो है वो चारों ओर प्रेजेंट रहती है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता, जो एयर है उसका कोई कलर नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो वायु के आर पार भी हम क्या देख सकते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट आपके होते हैं, यानी पारदर्शी होती है। हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। चलिए अब इसके फिगर देखते हैं, जो पानी के साथ जो बोतल हमने ली थी। चलिए देखिए, ये आपने जो सीधा इसमें पानी भरा हुआ है और ये हमने खाली बोतल अपने लिया है। तो ये क्या है? बोतल आपकी है और ये बाल्टी हमने लिया है। ये क्या हो गई? बाल्टी है। तो जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर जहाँ तक आपका पानी फिल है तो ये क्या है? आपका वाटर है। तो इसमें जो बोतल आपने लिया ये बिल्कुल सीधी आपने रखी हुई है और इसमें पानी यानी जो खुले उल्टी करके हमने जो बोतल पानी में डुबाई तो इसमें क्या? पानी भरना शुरू हो जाता है। जब हम इसे तिरछी करते हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको? जो ये बोले जो छोटे छोटे जो बुलबुले आपके हैं, छोटे छोटे क्या है? बुलबुले। और जो इसमें से आपकी बुदबुदाहट की जो आवाज़ आती है, जो बुलबुले की क्या होती है? जो बुदबुदाहट की इसमें आवाज़ आती है उसकी ये बात करें तो ये क्या है? हवा के, ये क्या थी? हवा। तो जो हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकल गई, फिर क्या है? जो बोतल में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो जो वायु होती है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला तरफ चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए अगला टॉपिक आता है वायुमंडल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वायुमंडल। तो वायुमंडल होता क्या है? तो वायुमंडल किसको बोला जाता है? वायुमंडल है हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी है। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ आपकी है, क्या है? जो अर्थ है वो वायु की यानी जो एयर है उसकी एक पतली सी जो लेयर है, पतली सी लेयर या परत आप बोल सकते हो, उससे क्या हुआ है? घिरी हुई है। यानी पृथ्वी है वो एक वायु की यानी एयर की जो एक पतली सी लेयर होती है उससे घिरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इस परत का विस्तार। जो इस परत का जो विस्तार हुआ वो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। तो इसका जो विस्तार है वो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक का है, जिसमें एयर आपको पाई जाती है, हवा आपको पाई जाती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल आपका बोला जाता है।
जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु विरल हो जाती है। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे यानी आप पृथ्वी की जो सतह है उससे पहाड़ों की ओर आप जाना शुरू करोगे, यानी ऊपर की ओर आप जाना शुरू करोगे। जैसे जैसे आप ऊपर होते चले जाओगे यानी पहाड़ों पर आप चढ़ोगे तो वहाँ की जो एयर होगी, वहाँ की जो हवा होती है वो कैसी लगती है आपको, ठंडी हवा आपको लगेगी। तो वही बात इसमें की गई है, वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। एक तो आपको ठंडी लगेगी तो इसमें क्या हो जाते हैं, वायु विरल हो जाती है। तो इसमें जो पर्वत रहे, ऊंचे पर्वत है, वहाँ पर आप क्या करते हो, तो इसमें वायु आपको एक तो हवा जो होगी वहाँ की आपकी ठंडी ठंडी आपको हवा लगेगी। दूसरा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते जाओगे पहाड़ों पर तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें चढ़ते समय जो होता है आपको जो अपने साथ क्या लेके जाते हो, सिलेंडर। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर यानी जब ऊंची ऊंची चढ़ाई करते हैं, जैसे आपने देखा है माउंट एवरेस्ट पर जब जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय क्या वे अपने जो उनकी पीठ होती है, उनकी जो कमर होती है, पीठ पर या कमर पर वे क्या लेके जाते हैं, अपनी पीठ पर कमर पर वे कुछ जो है सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाते समय क्या होती है, ऑक्सीजन की भी कमी आपको होती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उससे क्या सांस लेने में अगर सिलेंडर नहीं लेके जाए तो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यानी सांस लेने में हमें वहाँ पे तकलीफ होती है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वायु किससे। चलिए नेक्स्ट अब है हमारा देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या अपने हाथ में 2 स्टिक ले रहा है और इससे ये जो पहाड़ों पर ये क्या है, पहाड़ आपके है यानी जब ऊंची चढ़ाई ये कर रहा है तो ये क्या इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो पीठ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है और इससे यानी ये सिलेंडर जो है इसके जो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या इसने देखिए यहाँ पर इसने ये सिलेंडर लगा हुआ है, तो इससे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है और साथ में 2 स्टिक ले रहा है। ये पहाड़ों जैसे जैसे ऊंची पहाड़ों पर ये चढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो इसे ऑक्सीजन ले यानी सांस लेने में क्या, जो सांस हम लेते हैं सांस लेने में भी हमें कठिनाई होती है। चलिए अब हम आप अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वायु किससे बनी है। तो वायु जो है वो किससे बनी हुई है। अगला टॉपिक में वायु किससे बनी है। तो वायु जो है, जो एयर है वो किससे बनी है, ये भी इसमें पूछा गया है। तो वायु या हवा किससे बनी है। पहला पॉइंट, 18वीं शताब्दी है, 18th सेंचुरी की ये बात कर रहे हैं, जब लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। जब लोग क्या सोचते थे, जो वायु है, जो हवा है वो एक ही पदार्थ है यानी एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस आपका है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। जो एयर है वो अलग अलग जो गैस ये है उसका क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण आपका है। तो यह मिश्रण किस प्रकार का है, इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में हम पता लगाते हैं। चलिए पहला इसमें आता है जलवाष्प। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, जलवाष्प। तो जलवाष्प क्या है, चलिए जलवाष्प इसमें देखते हैं जलवाष्प होता क्या है। तो वायु में जलवाष्प विद्यमान होते हैं। जो वायु होती है, जो हवा होती है, इसमें जो जलवाष्प है वो क्या होती है, विद्यमान रहती है, प्रेजेंट रहती है। अगला पॉइंट, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आते हैं, जब वायु जो है वो ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आती है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। फिर जो जल की जो बूंदें होती है वो ठंडा पृष्ठ पर आपको दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो प्रकृति जो नेचर है उसमें जल चक्र के लिए वायु जो आपकी एयर है उसमें जलवाष्प का होना क्या है, यानी प्रेजेंस होना भी अनिवार्य है। चलिए अब आता है अब आपका नेक्स्ट, इसके बाद जलवाष्प के बाद आता है ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में आपका क्या है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में होता है पहला पॉइंट, शिक्षक की उपस्थिति में क्या करना है आपको, एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाए और उन्हें जला ले। तो आपको 2 मोमबत्तियां आपको लेनी है सेम, यानी सेम मोमबत्ती आपको लेनी है, वो भी किसी या जो आपके टीचर है उनकी प्रेजेंस में आपको ये काम करना है। 2 जो मोमबत्ती है वो आपको सेम मोमबत्ती लेनी है और मेज पर आपको वो जला देनी है। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दे। फिर क्या करना है आपको, एक जो
मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती पर आपको जो गिलास होता है, कांच का गिलास आपको लेना है। जो गिलास आपके होते हैं तो कांच वाला गिलास आपको रखना है और उस गिलास को उल्टा करके मोमबत्ती के ऊपर आपको रख देना है। मोमबत्ती गिलास से ढकी थी, वह कुछ देर बाद बुझ जाते हैं। जो मोमबत्ती होगी वह क्या होगी, कुछ देर बाद वह बुझ जाएगी, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहेगी। तो दूसरी जो मोमबत्ती होती है वो क्या करती रहेगी, जलती रहेगी। गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है। तो वो क्यों बुझती है, वो इसलिए बुझती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें यानी वो सीमित आपका हो जाएगा। तो इसी वजह से जो मोमबत्ती के ऊपर जो हमने कांच का गिलास लगाया था, ढका था, उस वजह से जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी क्योंकि उसे हवा नहीं मिल रही है, वायु जो है वो उसे नहीं मिल रही है। तो वायु के कारण ही जो क्या थी, हमारी जो मोमबत्ती थी वो जली हुई थी। तो दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है और दूसरी जो मोमबत्ती है उसके ऊपर जब हमने कांच का गिलास नहीं ढका तो उसे प्रॉपर जो वायु है, जो एयर थी, वो उसको मिलती जा रही थी, जिस कारण से वो जली हुई थी। तो वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीजन कहलाता है। नेक्स्ट है अब आपका नाइट्रोजन। अगला पॉइंट आता है नाइट्रोजन। अब है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा, जो मोमबत्ती नाइट्रोजन में, यानी वही जो हमने प्रोसेस जो कि एक्सपेरिमेंट हमने किया उसी तरह इसमें देखना है कि जो नाइट्रोजन है, जब आपने मोमबत्ती के बुझने के बाद, जब मोमबत्ती बुझ गई, जो कांच का गिलास हमने मोमबत्ती पर रखा था तो मोमबत्ती बुझ गई, तो उसमें आपने क्या देखा कि जो वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह गया है। तो वायु का एक बड़ा सा भाग जो है, जो बड़ा सा पार्ट है वो गिलास में आपका शेष रह गया है। तो गिलास में आपको दिखेगा वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। तो वायु के कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। तो वही भाग क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन कहलाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट क्या आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपका आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें क्या है, एक बंद कमरे में, एक आपको जो बंद कमरा है उसमें जब कोई पदार्थ जल रहा होता है, तो बंद कमरे में अगर आपने कोई पदार्थ जला दिया तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। तो जब आप वहाँ पर पदार्थ जला दोगे तो आपको जो उस पदार्थ से, तो उसमें क्या होगी, आपको घुटन वहाँ पर महसूस होगी, घुटन आपको लगेगी। तो यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। जो किसी, जैसे हम कोई वस्तु जला देते हैं तो वस्तु जलाने के बाद तो वहाँ पर जो कमरे में उसे क्या प्रेजेंस मिली, यानी वहाँ पर जो CO2 थी उसकी जो क्वांटिटी थी, जो उसका अमाउंट था वो ज़्यादा था, जिस वजह से उसे वहाँ पर क्या हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। तो वहाँ पर बोला गया कि जो लगातार हम किसी वस्तु को, यानी जो लगातार जो वस्तु जल रही है उस कारण वहाँ पर जो CO2 की जो प्रेजेंस थी वो ज़्यादा थी और हमें घुटन वहाँ पर महसूस होगी, घुटन हमें लगेगी। हमारे चारों ओर की वायु एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। जो फसल हम बोते हैं, जो क्रॉप्स, जो फसल हम लगाते हैं, तो जो उसके अवशेष बच जाते हैं, जो उसका फसलों का जो अवशेष बचता है या जो सूखी पत्तियां बचती है, उनको हमें नहीं जलाना चाहिए क्योंकि अगर हम उसे जलाते हैं तो उससे जो हमारा वायु यानी जो एयर है वो हमारी प्रदूषित होती है, पोल्यूटेड होती है। तो एयर क्या होती है, पोल्यूटेड होती है। तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं जलानी चाहिए। अब आता है अगला, धूल तथा धुआं। तो धूल तथा धुआं के बारे में पढ़ते हैं। तो धूल और धुआं क्या है, नेक्स्ट धूल तथा धुआं। तो पहला है इसका पॉइंट, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी। तो हमने जो पदार्थ जलाया था, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो जो कमरा था, जो कमरा में यानी बंद कमरे में जो पदार्थ हमने जलाया था, तो उससे क्या, धुआं, यानी ईंधन या पदार्थों के जलने से क्या होता है, धुआं भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें व सूक्ष्म धूल कण होते हैं। तो जो धुआं होता है तो उसमें कुछ तो गैसें होते हैं और कुछ छोटे छोटे धूल के कण भी आपको दिखाई देंगे जो प्राय हानिकारक होते हैं। तो ये कैसे होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं, जो कारखाने होते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनमें क्या होता है, लंबी लंबी चिमनियाँ आपने देखी होगी।
तो ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। तो ये जो चिमनियाँ होती है, ये हानिकारक जो धुआं होता है उसे, या जो गैस होती है वो हमारी नाक यानी जो हमारी नोज़ है उससे तो दूर ले जाते हैं, लेकिन जो आकाश में जो स्काई में जो पक्षी जो बर्ड्स जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, उन्हें ये हार्मफुल होते हैं। उनके लिए क्या ये हार्मफुल होते हैं, उनके लिए हार्मफुल आप देखोगे यानी उनके लिए नुकसानदायक होती है। उनके लिए जो ये है ये क्या है, नुकसानदायक आपकी होती है। तो वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो जो वायु है जो एयर है उसमें सदैव या जो ऑलवेज जो होता है प्रेजेंट रहते हैं धूल के जो कण होते हैं, पार्टिकल यानी धूल के पार्टिकल आपको मिलेंगे। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। क्या करना है आपको, आपका जो घर है या जो विद्यालय आपका है उसमें आपको जहाँ पर धूप आती हो तो वो कमरा आपको देखना है, उस कमरे को आपको खोजना है। फिर क्या करना है, सारे दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद कर दे। फिर आपको जो उसमें जितने भी आपके गेट है या विंडो है वो सभी आपको क्लोज करने हैं और पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा आपको कर देना है। फिर क्या यानी कमरे में उसमें लाइट वगैरह सब आपको बंद कर देनी है और कमरे में पूरा उसमें अंधेरा रखना है। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिस भी दिशा से यानी जोन से भी डायरेक्शन से सूर्य का जो प्रकाश है वो आ रहा है, उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले। कितना यानी थोड़ा हल्का सा उसको खोलना है, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतले से जीरो के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। तो आपको इतना ही खोलना है कि जो सूर्य का जो प्रकाश उस कमरे में पड़े वो बिल्कुल पतली सी जीरो के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। तो अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक आपको देखना है। फिर क्या करना है, जो किरणें आ रही है उसको आपको सावधानी पूर्वक उन्हें देखना है। तो जैसे ही आप उन्हें सावधानी पूर्वक उन्हें देखना है, चलिए आगे हैं। उसके बाद क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अत्यधिक सर्दियों में, फिर आपने जो अत्यधिक जो सर्दी होती है तो उस आपने पेड़ की जो पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाते तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वायु में धूल के कण भी क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो जो एयर है वहाँ पर आपके जो धूल है उसके पार्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे और धूल के कण यानी धूल के पार्टिकल भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। तो वायु जो एयर है उसमें जो धूल के कण होते हैं, तो धूल के जो पार्टिकल होते हैं वो समय यानी टाइम और स्थान पर क्या रहते हैं, चेंज आपके रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं, जब हम जो नाक हमारा है जो नॉइज़ है, तो नॉइज़ से जब हम सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। जो हमारी नाक है इसमें जो छोटे छोटे जो बाल हैं, ये जो हम जो हवा यानी जो वायु लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जो नोस्ट्रिल हमारे होते हैं नाक की, तो इनसे जो ये छेद हमारे हैं तो इनमें जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं तो ये वायु को जो हवा है उसे फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं, जिससे जो पार्टिकल होते हैं जो वे बाहर ही रह जाते हैं। सिर्फ जो यानी फिल्टर, ये जो नॉइज़ के जो बाल होते हैं, हेयर जो आपके हैं, ये आपके जो पार्टिकल होते हैं, इसे जो एयर है इसको फिल्टर करके अंदर देते हैं। जब आप मुँह से सांस लेते हो तो मुँह से सांस लेते टाइम आपके जो अंदर है मुँह के अंदर कीटाणु भी आपके चले जाते हैं। तो इसी में जो धूल के पार्टिकल है वो भी चले जाते हैं। तो अब आपका है नेक्स्ट, क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक, जो आपके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, आपको मुंह से सांस लेने के कारण आपको डांटा होगा। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है मुंह से सांस ना लेके जो है अपने नाक जो है उससे आपको सांस लेने चाहिए। तो इसमें अब आपका है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे जो कंक्लूजन निकलता है ये है कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मेनली जो एयर में मेनली क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी प्रेजेंस रहता है। इससे भी कम मात्रा में अन्य जो गैस है उसका मिक्सचर होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो जो वायु है, जो एयर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा, जो क्वांटिटी है, वो आपको ज़्यादा मिलेगी। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। कितना परसेंट? 99% जो है वो दोनों से मिलकर बनते हैं। किस किस से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। तो 1% में CO2 भी होगा, अन्य गैस भी होगी और जलवाष्प भी होता है। नेक्स्ट अब आता है अगला टॉपिक है हमारा, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। तो जो पानी में और जो मिट्टी में रहने वाले जो जीव है और जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन जो O2 है वो कैसे मिलती है। तो कैसे मिलेगी, चलिए पहला पॉइंट है, धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा आपको पानी लेना है। एक आपको धातु लेनी है या फिर आप कांच का जो बर्तन होता है उसमें आपको थोड़ा सा पानी लेके रखना है। इसको धीरे धीरे गर्म कर, फिर क्या करना, आपको धीरे धीरे इसको गर्म करना है। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखना। तो पानी के उबलने यानी जब तक पानी ना उबले उसे आपको सावधानी यानी केयरफुली आपको जो बर्तन है उसे आपको देखना है, अंदर की सतह को, उसको। आगे है फिर आपका क्या, आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं। तो जो छोटे छोटे बुलबुले हैं वो आपने देखे, वो भी इससे चिपके हुए होते हैं। तो ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जो बुलबुले बने वो किस कारण से बनते हैं, जो वायु है यानी बुलबुले जो पानी में घुली हुई जो वायु है। तो पानी बुलबुले जो होते हैं वो पानी में घुली हुई एयर जो वायु है उस कारण वो बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। तो घुली हुई जो एयर होती है, जो वायु होती है, वो बुलबुले के रूप में बाहर आती है। अब तो जो सर्दी का सीज़न आपका चला, विंटर सीजन आपका है, तो इसमें आपने देखा ही होगा कि जब आप पानी गर्म करते हो विंटर सीजन में, यानी नहाने के लिए आप जब पानी गर्म करते हो उसमें आपने देखा होगा कि जो वायु यानी जो बुलबुले आपके होते हैं, जो बुलबुले आपको दिखाई देते होंगे, तो वो वायु के वजह से होता है कि पानी में जो होती है वायु के कारण बुलबुले आते हैं। अगला पॉइंट है, पानी को यदि और गर्म करते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते रहेंगे यानी उसके बाद भी, तो पानी वाष्प में फिर क्या होता है, पानी या आपने पढ़ लिया कि जो पानी होता था वो इवापोरेट यानी वाष्प में आपको चेंज होता नजर आएगा, यानी वो परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। फिर क्या होता है, बाद में वो उबलने लगता है। जो जीव पानी में रहते हैं, जो जीव होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वे क्या करते हैं, यानी सांस लेने के लिए जो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, जो O2 है, उसे ही वो यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो जीव जो होते हैं वो कहाँ पर, जो गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक बीकर या कांच के गिलास में आपको क्या करना है, सूखी मिट्टी का एक ढेला आपको लेना है, इसे पानी डालिए और अवलोकन, इसमें आपको पानी डालना और फिर इसका अवलोकन करना, इसको देखना है। ये बुलबुले संकेत करता है कि मिट्टी में भी क्या होती है, वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में आपको दिखाई देगी। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। तो जो मिट्टी में जो वायु प्रेजेंस रहती है, जो वायु आपको मिलती है, तो जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो पौधों की जो जड़ें हैं, वो श्वसन लेने के लिए यानी सांस लेने के लिए क्या करते हैं, इसी वायु को यूज करते हैं, इसी वायु का उपयोग करती है। जो मिट्टी में आपने पानी डालने के बाद जो आपको बुलबुले दिखे, तो वहां पर क्या है, मिट्टी में भी वायु प्रेजेंस होती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद या छिद्र बना लेते हैं। तो मिट्टी के जो गहरे जो जीव होते हैं वो गहरी मिट्टी में क्या करते हैं, बहुत से यानी छिद्र छोटे छोटे उसमें छेद कर लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाते हैं। फिर क्या होती है, तो वायु जो एयर है उसको अंदर और बाहर यानी इनपुट और आउटपुट की इसमें बात करें तो अंदर और बाहर जाने के लिए उसमें क्या हो जाती है, जगह यानी स्पेस मिल जाता है और वहाँ से हवा जो है अंदर बाहर हो सकती है।
अगला पॉइंट है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाता है, जब क्या होता है, जब भारी वर्षा यानी जो बारिश है वो ज़्यादा दिन तक हो गई या फिर काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है, तो इन छिद्रों में, इन छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे जो स्पेस मिला, उन छिद्रों या मादाओं में वायु की जगह पानी भर जाता है। फिर क्या, वहाँ पर हवा की जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाएगा। तो इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, उस सिचुएशन में जो मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं वे उन जीव को कहाँ से, यानी जो छेद उन्होंने बनाए थे, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर पानी भरने की वजह से उन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से वे कहाँ पर आ जाते हैं, ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ज़मीन पर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, सफिशिएंट के लिए। ये सिर्फ रेनी सीजन यानी बारिश अगर काफ़ी ज़्यादा हो गई तो उस टाइम की ये बात कर रहा है। अगला पॉइंट है, केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं। जैसे केंचुए आपने देखे होंगे, जो केंचुए होते हैं ये भारी वर्षा के कारण क्या होता है, ये ज़मीन पर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें नीचे मिट्टी के अंदर इन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे छिद्र इन्होंने बनाए होते हैं वहाँ पर हवा की जगह पानी भर जाता है, जिस कारण से ये ज़मीन पर आकर सांस लेते हैं और ज़मीन पर आपको दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। जो वायुमंडल आपका है इसमें जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्रतिस्थापित होती है। पहला पॉइंट है इसमें, अध्याय 7 यानी चैप्टर जो 7 आपका था उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी में इसकी बात की गई जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस होता है, इसमें जो प्लांट्स है, पौधे हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसकी हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण से। तो इसकी साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। तो इसके साथ ही क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो पौधे भी सांस लेने के लिए किसका, यानी इसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जितनी ज़्यादा वे उपयोग नहीं करते उससे ज़्यादा क्या कर देते हैं, वे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन उत्पन्न कर देते हैं। तो एज कम्पेयर टू वे जो ऑक्सीजन है वो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा वे ऑक्सीजन क्रिएट कर देते हैं। अगला पॉइंट है, इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो पौधे हैं वे ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता यानी रियलिटी है कि जो जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। आगे है, पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। तो पौधों यानी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो श्वसन है, जो सांस है, या पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर डिपेंड है। पौधे यानी एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेबल है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अर्थ पर रहना है तो अर्थ पर यानी लाइफ के लिए क्या करना है, आपके लिए जो एयर है वो अत्यंत यानी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए अब है नेक्स्ट, पवन चक्की। तो पवन चक्की होती क्या है, इसमें अब आता है पवन चक्की के बारे में बात करते हैं। तो पवन चक्की है क्या, पवन चक्की, पहला पॉइंट इसमें है, वायु पवन चक्की को घुमाते हैं। जो वायु, जो हवा होती है वो पवन चक्की को क्या करती है, घुमाती है। पवन चक्की का जो उपयोग है वो ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल होते हैं, ऐसे पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है। जो पवन चक्की आपकी होते हैं ये विद्युत, जो बिजली होती है उसको भी उत्पन्न करती है, उस बिजली भी इससे बनाई जाती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइड और पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी ये सहायता करती है, हेल्प करती है जो पवन चक्की आपकी है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो चमगादड़ है, जो कीड़े होते हैं, जो उड़ते हैं, उन्हें वे भी किस वजह से उड़ते हैं, वायु की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि वायु होते हैं उसी कारण से वो क्या कर देते हैं, उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। तो एयर से ही जो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो वायु की वजह से ही क्या होता है, इनमें आपका
पौधे में जो प्रजनन आपका होता है। तो जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जल चक्र है इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, जल चक्र में वायु जो एयर है उसकी इम्पोर्टेंट रोल आपका होता है। चलिए, ये आपका चैप्टर था। तो पवन चक्की होती क्या है, चलिए एक बार पवन चक्की का डायग्राम भी देख लेते हैं कि पवन चक्की किस तरह की आपकी होती है। देखिए इस तरह की इसमें बात की गई है। ये पवन चक्की आपकी है। तो ये फिगर इस तरह के आपने देखा भी होगा। ये कहाँ पर, जब आप आटा, जिससे आटा पिसता है उसमें भी आपने ये देखी होगी पवन चक्की। और दूसरी जो ट्यूबवेल आपका है जिससे पानी निकलता है, तो वहाँ पर भी आपने पवन चक्की अपनी देखी होगी। और जो पैराशूट होता है, पैराशूट में भी पवन चक्की का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जो हवाई जहाज होते हैं या जो नाव होती है उनमें भी ये लगाया जाता है। तो इनको चलाने के लिए पवन चक्की का यूज इसमें किया जाता है। चलिए, ये आपकी पवन चक्की है। ये आपको ज़्यादातर आप सब ने देखी होगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।